अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियोस आप शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ ये दोनों काम कर देना है, लाइक भी करना है। चलिए, हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी यानी फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सेटबैक। सेटबैक यानी कि बैक मतलब पीछे, तो वो चीज़ आपको पीछे धकेल रही है। वो चीज़ क्या कर रही है? आपको पीछे धकेल रही है, ठीक है? कोई भी वो चीज़ समस्या हो सकती है, कोई मुश्किल हो सकती है जो आपके काम में बाधा डाल रही है, आपके काम में और देरी कर रही है। प्रिवेंट करना मतलब स्टॉप करना, प्रिवेंट करना मतलब स्टॉप कर रही है आपको प्रोग्रेस करने से, आगे मूव करने से वो आपको रोक रही है। जैसे कि हमारी सुबह ना उठने की आदत है, ये क्या हो रही है? सुबह ना उठने की आदत हमारे प्रोग्रेस में, हमारे काम में देरी कर रही है, हमको लेट कर रही है। तो हमारे काम में क्या कर रही है? बाधा बन रही है, ऑब्स्टेकल हो रही है। हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट या ड्रॉबैक मतलब बाधा बनना, बाधा। ऑपोजिट क्या होगा? हमारे फायदे में है वो चीज़, हमको एडवांटेज है, हम मूव कर रहे हैं आगे, एडवांसमेंट यानी ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ हमें आगे बढ़ा रही है, और इसमें हम पीछे जा रहे हैं। जैसे फेलिंग द एग्जाम वॉज अ सेटबैक बट शी कॉन्टिन्यूड वर्किंग हार्ड। तो ऑब्वियसली अगर एग्जाम को फेल हो जाना ये हमारे सक्सेस में क्या है? बाधा ही तो है। तो ये क्या था? एक ऑब्स्टेकल था, एक बाधा थी, एक फेलियर था। लेकिन लेकिन उसने फिर भी मेहनत करती रही, बट शी कॉन्टिन्यूड वर्किंग हार्ड। तो वर्क अगर हम हार्ड करते रहेंगे, इफ वी कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, देन विल डेफिनेटली गेट आवर सक्सेस। But for that, you have to show resilience. You have to show that you have perseverance. Right? Like you will keep doing it. डजेंट मैटर आप कितनी बार फेल हो रहे हैं, डजेंट मैटर क्या प्रॉब्लम आ रही है, यू विल कीप डूइंग इट। वो जो सेटबैक है उसको हमें कंट्रोल करना है। तो सेटबैक मतलब बाधा, वो प्रॉब्लम है ना, जो हमारे काम को आगे ग्रो करने से रोक रही है, उसमें बाधा डाल रही है, उसको मुश्किल में डाल रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ड्रेडेड। तो ड्रेडेड का मतलब होता है कोई चीज जो डरावनी है। आप कैसे हैं? आप उस चीज से डरे हुए हैं, फियर्ड और वरिड अबाउट बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अनप्लेजेंट, डिफिकल्ट और फ्राइटनिंग। सिंपल सी बात है, डरे हुए होना। तो आप कैसे हैं? उस चीज से डरे हुए हैं, ठीक है? वो चीज कैसी है? डरावनी है। ड्रेडेड का मतलब वो चीज कैसी है? डरावनी है। वो चीज कैसी है? डरावनी है, फियर्ड है। फ्राइटनिंग, अलार्मिंग, टेरिफाइंग और डॉन्टिंग मतलब वो चीज आपके मन में डर पैदा कर रही है, वो चीज डरावनी है। ऑपोजिट वेलकम्ड मतलब वो चीज अच्छी है। डिजायर्ड है, हम चाहते हैं वो चीज हो। एंटिसिपेटेड हम अनुमान लगा रहे हैं, हम चाहते हैं वो हो। वो प्लेजेंट है, वो कंफर्टिंग है। द ड्रेडेड एग्जाम इज फाइनली ओवर मतलब ऐसे सोचो कि जिस चीज को सुन के, जिस चीज के नाम से भी हमें डर लग जाए, वो चीज आपकी ड्रेडेड होती है। मतलब वो चीज इतनी डरावनी है कि उसके नाम से ही हमें डर लग रहा है। तो जो डरावना एग्जाम था ना, अब एग्जाम को कैसे डरावना होता है? कहते हैं ना भाई बस ये एक पेपर मेरा निकल जाए, बस इसमें मैं पास हो जाऊं, उसके बाद तो मुझे अदर सब्जेक्ट्स में कोई चिंता नहीं है ना? तो वो जो आपका पेपर था वो फाइनली ओवर हो गया। ओ माय गॉड, फाइनली हो गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एंड्योरेंस। एंड्योरेंस अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, मैंने ये सारे शब्द बोले, परसिवरेंस, रेजिलियंस, यही हो गया एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब आप अंत तक रुके रहेंगे, ऐसे सोच लो, एंड तक आप रुके रहेंगे, है ना? और जो व्यक्ति एंड तक रुके रहता है, लास्ट तक गिव अप नहीं करता है, लास्ट तक लड़ता रहता है, वही व्यक्ति क्या होता है? सफल होता है। द एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, पेनफुल और टायरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गिविंग अप। तो भाई आप उसे करते रहेंगे, चाहे वो चीज कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी दर्द की हो, कितनी भी थका देने वाली हो, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन हम अपने काम में गिव अप नहीं करेंगे। आप एंड्योर करोगे उस प्रॉब्लम को, आप उस प्रॉब्लम को झेलोगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। हमारा स्टेमिना, स्टेमिना मतलब हमारी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, परसिवरेंस, टॉलरेंस, ड्यूरेबिलिटी। ऑपोजिट क्या हो गया? वीकनेस, हम थक गए, फटीग, एग्जॉशन,
फ्रेल, हम टायर्ड हो गए, हमने सरेंडर कर दिया, हमने गिव अप कर दिया, तो ये तो जस्ट इसके ओपोजिट हो गया, राइट। रनिंग अ मैराथन रिक्वायर्स ग्रेट एंड्योरेंस। तो अगर हमें मैराथन दौड़ना है, अगर हमें 20 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, मतलब 20 किलोमीटर तक हमें कॉन्टिन्यूसली दौड़ना है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत है, आपको परजीवरेंस की ज़रूरत है, आप थक जाएंगे, आपके अंदर ऐसे होगा कि मेरी बॉडी खत्म हो रही है, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो मैराथन रन करने के लिए भाई आपको एंड्योरेंस की जरूरत है, वो झेलने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। एएनसी या ईएनसी होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर हमें अपनी इंग्लिश को ओवरऑल इम्प्रूव करना है तो वो सिनोनिम से, यानी कि हमारी वोकैबुलरी हो गई, यानी जो हमारे वर्ड्स होते हैं, हमारी ग्रामर हो गई, हमारे सेंटेंसेस हो गए, और उसमें स्पेलिंग्स भी एक रोल प्ले करती है, राइट। तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ चैनल्स पे बहुत अच्छे से आपको रूल दिखाई देंगे, वो रूल कामयाब होते हैं बट हर जगह नहीं कामयाब होते। मेरे हिसाब से जो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होती है वो होती है उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करना, उसको मल्टीपल टाइम लर्न करना। अगर वो रूल भी है ना, तो रूल को भी आप मल्टीपल टाइम रिपीट करें। अब जैसे कि हमें प्रॉब्लम आती है ना कि जब कोई शब्द हमारा ए एन सी पे खत्म होता है या ई एन सी ई पे खत्म होता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपने देखा आज की क्लास में ए एन सी ई वाला शब्द है एंड्योरेंस, तो लर्न कर लो ना, इसकी स्पेलिंग को टोटल अभी लर्न कर लो कि इसके लास्ट में ए एन सी ई आता है, तो ई एंड पे शुरू होता है लेकिन खत्म ये ए एन सी ई पे होता है, ना कि ई एन सी पे। ऐसे करके लर्न करो। जैसे रेजिलियंस है, रेजिलियंस में ई एन सी ई आ रहा है, परजीवरेंस में ए एन सी ई आ रहा है, टॉलरेंस में ए एन सी ई आ रहा है। तो आप ऐसे देखो, अब ऐसे नहीं है कि मैम ने पढ़ा दिया और आपने भी खत्म करके चले गए, आपको एक्स्ट्रा इनपुट्स देने पड़ेंगे, प्लीज। देखो, मैं अपने आप को ना कभी भी ऐसे नहीं मान के चलती कि मुझे व्यूज के लिए क्लास लेनी है या मुझे उसी तरीके की क्लास लेके आनी है आपके लिए जिससे बच्चों को मजा आए। बच्चों को तो मजा नहीं आएगा, उनको मजा आएगा ट्रिक 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 में। ट्रिक से लाइफ नहीं चलती है, ठीक है। तो प्लीज, जब मैं ये क्लास कंप्लीट कर दूं और फिर आपको ये पीडीएफ मिल जाता है इस टेलीग्राम पे, तो वहां पे इस पीडीएफ के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ज्यादा नहीं है आज की डेट में, आपको बस ये एंड्योरेंस, रेजिलियंस, परजीवरेंस, टॉलरेंस, ये एएनसी ईएनसी वाले शब्द आज लर्न कर लो, बस इतना काम कर लो, ये देख लो आप लोग, ठीक है। ज्यादा नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का मतलब होता है शरीर से संबंधित, तो रिलेटिंग टू द बॉडी, है ना। सो कॉर्पोरल का मतलब हमारे शरीर से संबंधित, तो बॉडीली हो गया, हमारे शरीर से हो गया, फिजिकल हो गया या फ्लैशली हो गया। ऑपोजिट देखें तो स्पिरिचुअल है वो चीज, मेंटल है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन के लिए, है ना। मटेरियल का मतलब भी रियल में आपका वो फिजिकल को ही कह रहा है, तो ये इममटेरियल हो गया। और इनकॉर्पोरियल, डन है। स्कूल प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट कर देना मतलब किसी चीज को बैन कर देना, प्रोहिबिट कर दिया मतलब उस चीज को आपने बैन कर दिया है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो स्कूल ने बैन कर दिया है कि कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को शारीरिक रूप से पनिशमेंट नहीं देंगे। एल लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, एडजेक्टिव। तो आज के लिए आपको ना मैं एक ही होमवर्क देके जा रही हूँ, अभी तो क्लास हमारी चल रही है, खत्म नहीं हुई है, कि एंड्योरेंस और रेजिलियंस, परजीवरेंस एंड टॉलरेंस, ये स्पेलिंग्स लर्न करके मेरे को कमेंट करनी है, ठीक है। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब ऐसा हो गया, ऐसे सोचो इसको कि किसी इंसान का फॉर्म, यानी कि किसी इंसान का रूप ऐसा है कि उसको देख के आपको डर लग जा रहा है। एबल का मतलब वैसे क्या होता है, कैपेबल होना, लायक होना। तो उसका फॉर्म जो है वो डर पैदा कर देने वाला है, तो वो चीज क्या हो गई, फॉर्मिडेबल है। तो अब वो चीज कैसी है, बहुत सीरियस है। किसी के फॉर्म को देखकर डर लग जाएगा तो मतलब वो चीज कैसी है, बहुत सीरियस है, पावरफुल है, या फिर उसको डील कर पाना बहुत मुश्किल है। इसको ना हम इस सेंस में भी यूज करते हैं, जैसे अगर हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं कि लाइक जैसे ही बिल्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन इन द फील्ड। अब मान लो वो किसी भी फील्ड में, अगर हम बात करें, मान लो वो लॉयर हैं, जज हैं, पुलिस हैं, टीचर हैं, और उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन है वो कैसी है, फॉर्मिडेबल है। मतलब अगर किसी को पता चल जाए ना कि वो है, तो उनकी आवाज, मतलब उनका नाम सुन के ही बंदा डर जाए, तो उनकी नाम से ही लोगों के अंदर डर पैदा हो जा रहा है, तो वो पर्सन कैसा होगा, डर पैदा कर देने वाला है। यानी वो व्यक्ति उतना पावरफुल है,
उससे निपट पाना, उसको डील पर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो फॉर्मिडेबल मतलब वो चीज बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, फोर्सफुल है। डॉन्टिंग का मतलब क्या हो गया, बहुत डिफिकल्ट है वो चीज, डिफिकल्ट है वो चीज, उसको डील कर पाना बहुत मुश्किल है। चैलेंजिंग है। इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग मतलब आपके अंदर में डर पैदा कर दे रही है। ऑपोजिट क्या होगा, इजी, आसान है। मैनेजेबल, आसानी से काम हो जाएगा, मैनेज किया जा सकता है। वीक, कमजोर, जैसे यहाँ पे पावरफुल है तो यहाँ पे वीक हो गया। पावरलेस और फीबल, फीबल का मतलब भी क्या होता है, कमजोर। ठीक है। जैसे लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन सीम लाइक अ फॉर्मिडेबल टास्क। तो अगर हम एक नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये हमें मतलब एक फॉर्मिडेबल टास्क की तरह लग सकता है, मतलब एक डिफिकल्ट टास्क है, चैलेंजिंग है। इसको करने के लिए, नई लैंग्वेज सीखने के लिए आपके अंदर बहुत डिटर्मिनेशन की जरूरत है, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें। तो नई लैंग्वेज सीखना कैसा लग सकता है कि ये एक फॉर्मिडेबल टास्क है, मतलब एक बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग वाला काम है। इजी है, मैनेजेबल है, तो इसके ऑपोजिट हो गए। तो फॉर्मिडेबल मतलब कोई चीज बहुत सीरियस है, बहुत पावरफुल है, बहुत डिफिकल्ट है उसको मैनेज कर पाना, वो डर पैदा कर दे रही है, चैलेंजिंग है वो चीज। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ साउंडिंग बोर्ड। ये एक वैसे देखा जाए तो ये वोकैबलरी में वैसे नहीं पूछेंगे, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। साउंडिंग बोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे अब ऐसे सोचो, देखो पहले ये देखो, someone you use to discuss your ideas and get feedback। अब जैसे माई सिस्टर इज अ ग्रेट साउंडिंग बोर्ड फॉर माई आइडियाज। अब इसका मतलब क्या हुआ, माई सिस्टर मेरी बहन है, समवन यू यूज में से समवन कौन हो गया, माई सिस्टर हो गया। तो अब जो भी मेरे आइडियाज हैं, जो भी मेरे पॉइंट्स हैं, जो भी मेरे दिमाग में नया थॉट आया है, मैंने अपनी बहन के साथ में क्या किया, उसको डिस्कस किया, और फिर वो उन चीजों को अंडरस्टैंड करके अपना एक फीडबैक देती है। तो समझ में आया, समवन यू यूज, हम जो भी व्यक्ति है, कोई भी, अब जैसे आज की डेट में तो आपका एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया है ना, तो इसको हम यूज करते हैं, ये हमारा आपका साउंडिंग बोर्ड हो गया है, इसके साथ हम अपनी बातें करते हैं, ये हमको फीडबैक देता है। तो माई सिस्टर इज अ ग्रेट साउंडिंग बोर्ड फॉर माई आइडियाज, इसका मतलब मेरी सिस्टर जो है उसको मैं अपने आइडियाज एक्सप्रेस करता हूँ, उनको बताता हूँ, और फिर वो मुझे फीडबैक देती है। डन है। बिफोर मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन आई नीड अ साउंडिंग बोर्ड। तो एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले मुझे जरूरत है साउंडिंग बोर्ड की। इसका मतलब मुझे किसी सामान की जरूरत नहीं है। बोर्ड का मतलब यहाँ पे कोई लिटरल बोर्ड मत ले लेना। मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज है ना, साउंड, मेरी आवाज निकल रही है, और फिर वो आवाज कहीं जा रही है, वो सुन रहा है पर्सन, और फिर वो अपने पॉइंट्स मेरे को पहुंचा रहा है, वो हो गया। मतलब जिसके साथ हम अपने आइडियाज को डिस्कस करें और फिर वो हमें फीडबैक दे। हो। तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले मुझे जरूरत है, मतलब कि मैं अपने आइडियाज को डिस्कस करूं, फिर उनके जो फीडबैक्स आते हैं फिर उस अकॉर्डिंग मैं अपना डिसीजन बनाऊं। डन है, ये समझ में आया। तो ये अगर आपको फ्रेज कहीं भी दिखाई देगी, आपको समझ जाना है साउंडिंग बोर्ड का मतलब हो गया कोई भी जिनके साथ आप अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, और फिर वहां से आपको एक ओपिनियन मिल रहा है, एक आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है, उनका फीडबैक मिल रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओके, देखने में बहुत टफ लग सकता है बट है बहुत इजी। इसको रूट से अंडरस्टैंड करते हैं। एंथ्रो, आपको याद है एंथ्रोपोलॉजी, है ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो एंथ्रोप का मतलब क्या होता है आपका, एंथ्रोप का मतलब होता है आपका मैनकाइंड, है ना, ह्यूमन बीइंग आप कह दो, मैनकाइंड आप कह दो। और ये जो शब्द है आपका मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है शेप या फॉर्म। तो आपका ये टोटल शब्द क्या बन गया आपका, एंथ्रोपोमॉर्फिक। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसी चीज है जो ह्यूमन नहीं है, बट हम उसको ह्यूमन का, जो ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो ह्यूमन के फीचर्स होते हैं, वो हम उनको दे रहे हैं। तो हैविंग और गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन, जैसे कि द सन स्माइल्ड एट अस। अब जो सन है,
क्या सन स्माइल कर सकता है? स्माइल करने का काम तो ह्यूमन का है, ये जो बिहेवियर है ये ह्यूमंस का है ना। लेकिन अब हम सन को कह रहे हैं कि सन स्माइल कर रहा है, तो ये हमने सन को कैसी हमने सन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग की तरह। जैसे अब यहाँ पे देखो, बाय एक्सप्रेसिंग वरी एंड अंडरस्टैंडिंग द रोबोट डिस्प्ले एंथ्रोपोमॉर्फिक क्वालिटीज। अब जैसे कि अगर आप चैट जीपीटी के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, फिर वो कहता है यस आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई एम वरीड अबाउट यू। तो क्या कोई रोबोट हमारे लिए वरीड हो सकता है? क्या उसको हमारी बातें समझ में आ सकती हैं? क्या उसको हमारी चीजों की इंटेंसिटी समझ आ सकती है, हमारे इमोशन समझ आ सकते हैं? नहीं। बट वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि उसको ह्यूमन की सारी चीजें मतलब वो इमोशंस शो कर रहा है, बट उसके अंदर तो इमोशंस है ही नहीं। वो कहाँ से इमोशन शो कर रहा है? तो वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो इन रियल में क्या वो ह्यूमन बीइंग है? नहीं। तो ये मतलब हो गया एंथ्रोपोमॉर्फिक का, मतलब ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक आप उसको दे रहे हैं, इन रियल वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। देन तो आईसी लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी कोई चीज को भाई बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से उसकी जांच करने की जरूरत है। तो स्क्रूटनी आपका नाउन है, स्क्रूटनाइज आपका वर्ब है। तो वेरी केयरफुल एंड क्लोज एग्जामिनेशन, तो उस चीज की बहुत केयरफुल और क्लोज एग्जामिनेशन की जरूरत है, मतलब उसको हमें बहुत ध्यान से परखना है, उसको चेक करना है, उसको एनालिसिस करना है, एग्जामिन करना है। तो नाउन है तो नाउन में आएगा एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन। ऑपोजिट में नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ो, नहीं ध्यान दिया हमने। स्क्रूटनी मतलब हम उसको बहुत बारीकी से चेक कर रहे हैं, बहुत एग्जामिन कर रहे हैं। ऑपोजिट में हमने उसको छोड़ दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, जाने दिया, ओवरलुक कर दिया, है ना, ध्यान नहीं दिया हमने। सुपरफिशियल ग्लैंस। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, बहुत डिटेल तरीके से नहीं। यहाँ तो हम क्लोज एग्जामिनेशन कर रहे हैं, डिटेल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से हम चीजों को देख रहे हैं, है ना, डिटेल्ड एग्जामिनेशन चल रही है। यहाँ पे ऊपर ऊपर से जस्ट ऐसे ही आपने देखा और छोड़ दिया। तो द न्यू पॉलिसी इज अंडर पब्लिक स्क्रूटनी, तो जो नई पॉलिसी है ना वो पब्लिक स्क्रूटनी में, मतलब लोग जो है उसको बहुत गहराई से उसकी जांच कर रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं, उसमें ये गलत है वो गलत है। हर एक्सपेंसेस केम अंडर स्क्रूटनी आफ्टर द ऑडिट। ऑडिट हुआ मतलब चेक हुआ कि ओके कहाँ पे बजट, कहाँ पे पैसा खर्च हुआ है, और फिर जो उसके एक्सपेंसेस थे, मतलब जो उसका एक्सपेंडिचर था, जो उसने पैसा खर्च किया है, वो स्क्रूटनी में आ गया, मतलब उसके पैसों के ऊपर में क्वेश्चंस उठ गए। कहाँ पैसा खर्च हुआ, कैसे पैसा खर्च हुआ, क्या ये सब चीजें रियल तरीके से हुई हैं, क्या इसमें कुछ गलत हुआ है, तो उसके ऊपर में सवाल आ गए। पब्लिक स्क्रूटनी मतलब लोग अब उससे सवाल पूछ रहे हैं। आप ऐसे सोच लो, स्क्रूटनी में मतलब अगर आप उससे केयरफुल और क्लोज एग्जामिनेशन में हो, यानी आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ना, आप उससे सवाल पूछ रहे हो, तो वो अंडर क्वेश्चन भी आ गया, आप उसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल जवाब आ गया उसमें। तो ये है, ठीक है। एनॉर्मस। एनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है? एनॉर्मस का मीनिंग होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत, जैसे साइज में बहुत बड़ी है, मात्रा में बहुत ज्यादा है, मींस हमारी वो चीज ज्यादा की बात हो रही है, कम नहीं पड़ेगी, हमारे पास बहुत है, ठीक है। सो ह्यूज, इमेंस, मैसिव, जाइगेंटिक एंड कोलोसल। डन। स्पेलिंग्स लर्न कर लेना है और इसके प्रोनाउंसिएशन को भी लर्न करना है। ये जाय होगा, ये ग होगा, ग। तो जाइगेंटिक, ठीक है। सो एनॉर्मस क्या हो गई? बहुत ज्यादा, ह्यूज है, मेमोथ है, इमेंस है, मैसिव है, जाइगेंटिक है, कोलोसल है। ऑपोजिट में अगर हम देखें तो वो छोटू सा है, एकदम छोटू सा है, टाइनी है, बहुत छोटा सा है, स्मॉल है, लिटिल, मिनिएचर, छोटा सा है, या इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कोई खास नहीं है वो चीज। शी हैज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास में बहुत सारा काम है करने के लिए। सो शी हैज एन एनॉर्मस अमाउंट टू कंप्लीट मीन्स शी हैज लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, शी हैज लॉट्स ऑफ वर्क मीन्स बहुत ही सारा काम है उसके पास करने के लिए। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, तो इस प्रोजेक्ट में भाई हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी मीन्स बहुत ज्यादा पैसा लगेगा इस प्रोजेक्ट में। डन है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कैलामिटी। ITY लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। कैलामिटी का मतलब हो गया तबाही, डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर। आपको पता है ये डिजास्टर वर्ड कैसे आया है? डिस का मतलब हम लोग जानते हैं अवे, है ना, या अगेंस्ट, और आपका अगेंस्ट ये इसका मीनिंग है, ये इसके सिनोनिम्स वो है, रूट वर्ड है इसका। और आपको पता है एस्टर का मतलब होता है स्टार। तो ऐसा माना जाता है, डिजास्टर वर्ड ऐसे निकला कि अगर आपके स्टार्स आपके अगेंस्ट हैं तो यानी कि तबाही चल जाएगी, तबाही हो जाएगी। तो वहीं से ये निकला है कैलामिटी, डिजास्टर, है ना, कैटास्ट्रोफे, मिसफॉर्च्यून, ट्रेजेडी, यानी कि ऐसा कुछ हो रहा है जीवन में, ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, सफरिंग हो रही है। ओपोजिट में क्या होगा? ब्लेसिंग, आशीर्वाद है, मतलब ऑब्वियसली हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन हो रही है, आशीर्वाद बन रहा है हमारे लिए, वही होता है बून। बून का मतलब भी हमारे लिए ब्लेसिंग होता है ना। एडवांटेज है, फॉर्च्यून है हमारे लिए। मिसफॉर्च्यून मतलब बदकिस्मती हो रही है, बेकार हो रहा है, बुरा हो रहा है, राइट, डैमेज हो रहा है, सफरिंग्स हो रही हैं। बट आपका ओपोजिट क्या हो गया? फॉर्च्यून है, फेवरेबल है, एडवांटेज है। तो अर्थक्वेक वाज अ मेजर कैलामिटी फॉर द रीजन। तो रीजन के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो अर्थक्वेक है एक बहुत बड़ी क्या बनी? ये तबाही रही। तो अब तब कैलामिटी क्या हो जाएगा भाई? मान लो कि लोगों के घर खत्म हो गए, लोगों का जो जीवन शैली था, जो उनकी लाइवलीहुड्स थे वो डैमेज हो गए। तो क्या कर दिया? मेजर, मेजर मीन्स बहुत बड़ा, कैलामिटी मीन्स तबाही। द ड्रॉट मीन्स सूखा, वॉज अ मेजर कैलामिटी फॉर द फार्मर्स। तो अगर पानी मतलब बारिश अगर अपनी सफिशिएंट मात्रा में ना आए और सूखा पड़ गई, और जब हमें पानी की जरूरत है उस समय बारिश नहीं हुई, तो ये भी क्या होता है? ये भी हमारी एक बहुत बड़ी तबाही होती है कि जो हमारी फसल होती है वो मर जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो ये क्या थी? तबाही, कैलामिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अनप्रेसिडेंटेड। अन, इसको देखो ऐसे लर्न करेंगे, अनप्रीसीडेंटेड, ठीक है, स्पेलिंग लर्न करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनप्रीसीडेंटेड। अन का मतलब हो गया आपका मतलब विदाउट। अन का मतलब क्या हो गया? विदाउट। और प्री का मतलब बिफोर या फिर नॉट। अन का मतलब नॉट। तो ऐसी कोई चीज जो पहले कभी हुई ना हो वो होती है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसी कोई भी चीज जो पहले कभी घटी ही ना हो, वो पहली बार हो रहा है, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। नेवर नोन मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं, इसीलिए हम उसे जानते ही नहीं है। ना ही ऐसा कभी हुआ, ना ही ऐसा हमने कभी एक्सपीरियंस किया। तो मतलब वो चीज पहले कभी ऐसी हुई ही नहीं, वो घटना पहली बार घटी है, उसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। अनपैरेलल्ड मतलब उसके जैसा कुछ और हुआ ही नहीं था, वो पहली बार है। अनमैच्ड है, सिंगुलर मतलब ओनली है, एक्सेप्शनल मतलब रेयर है, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है। ओपोजिट में होगा तो ऑर्डिनरी है, आमतौर पर ऐसी चीजें होती रहती हैं, कॉमन है, यूजुअल है वो चीज। कन्वेंशनल मतलब वही ट्रेडिशनल है, फेमिलियर है वो चीजें। तो कंट्री विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन द इकोनॉमी मतलब इतनी तेजी वाली इकोनॉमी में हमारी जो ग्रोथ हुई है, वो ग्रोथ, अब ग्रोथ ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो यानी कि जो हमारा अपलिफ्ट हुआ है, जो हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हुई है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब इस तरीके की ग्रोथ हमने पहले कभी नहीं देखी। समझ में आ रहा है? पैंडमिक क्रिएटेड एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पैंडमिक ने, पैंडमिक पैन का मतलब होता है ऑल ओवर, PAN का मतलब होता है ऑल ओवर, जो हर जगह फैल चुकी हो चीज। और डेमिक जो है ये डेमोस से बन के निकला है, यानी कि पीपल। तो पेंडेमिक मतलब ऐसी चीज हो गई जो ऑल ओवर पीपल को अफेक्ट कर रही है, जो सब जगह के लोगों को अफेक्ट कर रही है, वो हो गई पेंडेमिक, यानी जिसको हिंदी में महामारी कहते हैं। तो पेंडेमिक क्रिएटेड एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में पेंडेमिक ने एक ऐसी सिचुएशन बना दी जो पहले कभी हुई नहीं थी। तो लाइक कोविड में आप जानते ही हैं, कोविड ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी जैसी पहले कभी हुई नहीं थी, कि पूरा देश
पूरा संसार ही बंद पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा है, पूरी इकोनॉमी ठप हो गई है। तो ये और लोगों से ही खतरा पैदा हो चुका है, राइट? तो इस तरीके की जो सिचुएशन थी वो पहले कभी क्रिएट ही नहीं हुई थी, तो हमने बोला अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? लाइवलीहुड्स। ये बहुत इजी वर्ड है, बट स्टिल अगर हमें कभी कंफ्यूजन हो तो देख लेंगे। लाइवलीहुड मतलब हमारा व्यवसाय, हमारा काम, जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं। सो वेज ऑफ अर्निंग अ लिविंग, तो हमारे जीवन जीने के लिए जो हम पैसे कमाते हैं जो है वही हमारी लाइवलीहुड होता है। मतलब हमारा ऑक्यूपेशन हो गया, हमारा प्रोफेशन हो गया, मीन्स ऑफ लिविंग है ना, या सोर्स ऑफ इनकम। द फ्लड डिस्ट्रॉयड द लाइवलीहुड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो जो फ्लड है, जैसे अभी असम की बात करें तो असम फ्लड ने क्या किया कि भाई कितने सारे हजार लोगों के जो उनका रोजी रोटी कमाने का जरिया है उसी को उसने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो मतलब सिंपल बोले तो लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी। डन। रोबस्टनेस, रोबस्टनेस, एन डबल एस लग एन लग के मतलब ये नाउन है। रोबस्ट होने का मतलब है, ऐसे सोचो रॉक को बस्ट कर दिया आपने, रॉक को बस्ट कर दिया मतलब उसको तोड़ दिया। रॉक को कौन तोड़ पाएगा? रॉक को वही तोड़ पाएगा जो बहुत स्ट्रांग होगा, प्लस उसके अंदर में उस काम को झेलने की, उस काम को एंड्योर करने की शक्ति होगी, उसके अंदर एंड्योरेंस होगा, वही रॉक को तोड़ पाएगा। क्योंकि आप स्ट्रांग हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन आप जान लगाए जा रहे हैं, जान लगाए जा रहे हैं, एकदम से तो रॉक नहीं टूट जाएगा। तो रॉक तोड़ने के लिए आपको वहां पे डटे रहना होगा, आपको गिव अप नहीं करना होगा। तो रॉक को तोड़ने वाला बंदा कैसा होता है? रोबस्ट होता है। तो रोबस्ट, रोबस्ट, रॉक को बस्ट कर दिया हमने तो हम रोबस्ट हैं, यानी कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बट इसके साथ साथ में हमारे अंदर उस काम को झेलने की शक्ति भी है। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रांग एंड एबल टू विदस्टैंड डिफिकल्ट कंडीशंस और चैलेंजेस। मतलब पहली चीज हम स्ट्रांग, प्लस उसके साथ साथ में हमारे अंदर क्षमता है, हम कैपेबल हैं झेलने के, उस चीज को फेस करने के, क्या कि जो डिफिकल्ट कंडीशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसमें हम अड़े रहेंगे, उसमें हम गिव अप नहीं करेंगे, प्लस हम स्ट्रांग हैं, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है। ड्यूरेबिलिटी मतलब हम देर तक टिके रहेंगे। रेजिलियंस, बार बार फाइट करेंगे। टफनेस है, सॉलिडिटी है, मतलब एकदम हम सॉलिड हैं। तो रोबस्टनेस समझ में आ गया। रोबस्ट मतलब रॉक को बस्ट कर दिया, यानी कि हमें स्ट्रांग होना होगा, प्लस हमारे अंदर यानी हमारे अंदर स्ट्रेंथ होगी, प्लस एंड्योरेंस है, यानी कि हम क्या हो गए? हम रोबस्ट हैं, यानी हम मजबूत हैं और उस काम को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, मतलब हम लास्ट तक वो काम करते रहेंगे, छोड़ के नहीं जाने वालों में से हैं। तो आपके अंदर बहुत सारी ताकत है, स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, रेजिलियंस है, टफनेस है, सॉलिडिटी है, राइट? अब ओपोजिट में क्या होगा? कमजोर है, वीकनेस है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब कमजोर होता है, बट ये नाउन है तो इसीलिए देखो आप ITY लगा दे रहे हैं। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल कौन होते हैं? जो लोग कमजोर होते हैं, जो वीक होते हैं, जो एक्सपोज्ड होते हैं, उनको आसानी से अटैक किया जा सकता है। The robustness of the system was tested under extreme condition. तो अगर हमें किसी भी सिस्टम की रोबस्टनेस को चेक करना है तो वो आपकी एक्सट्रीम कंडीशंस में ही चेक की जा सकती है। अगर आपको ये चेक करना, अच्छा ये हम दूसरे में पढ़ेंगे। तो अगर हमें ये चेक करना है कि कोई भी सिस्टम है वो कितना आपका मजबूत है, कितना प्रॉब्लम्स को झेल पाएगा, वो तभी पता चलेगा जब हम उसे एक्सट्रीम कंडीशंस में उसे टेस्ट करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में तो वो झेल ही लेगा, लेकिन वो कितना मजबूत है, कितना रिलायबल है, कितना ड्यूरेबल है, कितना उसके वो रेजिलिएंट है, वो चेक करने के लिए हमें उसे एक्सट्रीम प्रेशर में, एक्सट्रीम कंडीशन में लेके जाना ही पड़ेगा। डन है, ये शब्द समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सेफ गार्ड। ये शब्द आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत आसान है। इसमें दो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सेफ है और एक गार्ड है। सेफ करने का मतलब किसी चीज को प्रोटेक्ट करना,
आप उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको बचा के रख रहे हैं। और गार्ड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को अगेन प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, हम उसको गार्ड कर रहे हैं, हम उस पे नज़र बनाए हुए हैं, है ना? हम उसको गार्ड कर रहे हैं यानी अगेन हम उसको प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, हम उसको सेफ रख रहे हैं प्लस हम उसे प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ दोनों प्रोटेक्ट ही आ रहा है। तो सेफ गार्ड का मतलब हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उसको सी कीप सेफ मतलब वही वाली बात है, उसकी रक्षा करके रखना है हमें, प्रोटेक्ट करके रखना है। तो प्रोटेक्ट, डिफेंड उसे बचा के रखना है, उसमें शील्ड लगा दिया आपने ताकि आप उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिजर्व और सिक्योर, डन है। अब देखो वी मस्ट सेफगार्ड आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आज की डेट में ना हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को तो बाजार में ऐसे लेके जा रहे हैं, मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में ऐसे दे रहे हैं कि ये ले भाई मेरी सारी जानकारी तुम ले लो, सारी फोटोज हम अपनी प्राइवेट अपनी मतलब ऐसी फोटोज तो ज़रूरत नहीं है, क्यों शो करना है पब्लिक को? क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, हम खुद अपनी चीज़ों को सेफगार्ड नहीं कर रहे हैं और फिर हम लोग कह रहे हैं कि सिस्टम ने ब्रीच कर दिया। देखो बेटा, मार्केट में हर कोई इंसान आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहेगा, तो सबसे पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सो वी मस्ट सेफगार्ड आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आप वही चीजें बाहर शेयर करिए जितना आपको लगता है कि इससे आपकी प्राइवेसी पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, उतनी ही फोटोज उतनी ही बातें आप शेयर करिए। लेकिन आजकल तो वही है, वो ब्लॉग ब्लॉग वाला सीन है, तो घर का एक एक कोना पता है हमको। नहीं, अगर आप किसी भी चैनल पे कोई ब्लॉग व्लॉग जो भी डालते हैं उनका देख लो तो उनका पता है कि ये घर के ये कोने में है, तो बात है सब कुछ आप एक्सपोज कर दे रहे हो कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आपने सब कुछ एक्सपोज कर दिया, आपने सब रिवील कर दे रहे हो, आप प्रोटेक्ट कहाँ कर रहे हो अपना? लॉज आर मेड टू सेफगार्ड पब्लिक्स राइट। तो लॉ जो है, जो आपके कानून बनते हैं, उनका बनाने का जो रियल मकसद होता है वो तो यही है कि जो लोगों के अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाए, उनको बचाया जाए, राइट। तो लोगों को भाई उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही नियम कानून लाए जाते हैं। तो सेफगार्ड करना मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारा? नाउन। नहीं, वर्ब है ना। प्रोटेक्ट, सेफगार्ड वर्ब है। प्रोटेक्ट करना, उसको सेफ करना, प्रिजर्व करना, वर्ब है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। वी मस्ट प्रोटेक्ट, वी मस्ट सेफगार्ड। जब भी हमें कभी कंफ्यूजन हो ना, तो हमें ऐसे देखना है, जैसे अभी मेरे को ना वर्ब मैंने इसको लगाया, वी मस्ट प्रोटेक्ट, वी मस्ट यानी कि वी मस्ट सेफगार्ड। तो यहाँ पे हमें ये वर्ब की लिए है, हमें बचाने की है, बचाना है हमें, तो ये हमारा वर्ब है। तो आप रट के या आप एकदम पिन में मार के नहीं लेके आओगे, आप धीरे धीरे सीखेंगे। एकदम चिल मार के पढ़ाई करनी है, एकदम चिल मार के, एकदम रिलैक्स होके पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ? एक्सटेंड। अच्छा, आपको याद है, याद क्या है, आपके घर में भी होगा, एक आपका वो होता है ना, एक एक्सटेंडेड बोर्ड होता है ना, एक बोर्ड, एक वो होता है जिसमें स्विच होते हैं, 3 4 5 जितने भी आप अलग अलग प्रकार के आते हैं। और फिर आप उसे अपने बोर्ड से लगा दो इलेक्ट्रिसिटी वाले से, और फिर आप उस वाले वो वायर इतना लंबा होगा कि आप उसे कहीं भी लेके घूम सकते हैं। तो वो क्या है हमारा? एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड, अब याद आया मुझे। एक्सटेंशन कर दिया हमने उसको। अच्छा, अब एक और चीज याद आ गई मेरे को, एक्सटेंशन से मेरे को याद आया, बालों में एक्सटेंशंस नहीं लगवाए जाते हैं। बालों में एक्सटेंशंस कैसे होते हैं कि ये जैसे मेरे छोटे छोटे बाल है, ठीक है, ये छोटे छोटे बाल है, मुझे दिखाना है कि मेरे बड़े हो गए बाल। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बालों में एक्सटेंशन लगवा लिया, मैंने अपने बालों को बड़ा कर दिया, मैंने अपने बालों को बड़ा कर दिया, तो वो मेरे बाल एकदम नीचे नीचे तक आ रहे हैं। तो मैंने अपने बालों को, मेरे मेरे बाल अब मेरा ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। तो वही हो गया एक्सटेंसिव। ये नाउन, ये वो एडजेक्टिव है उसका। तो एक्सटेंसिव का मतलब क्या हो गया? कवरिंग और इन्वॉल्विंग अ लार्ज एरिया, रेंज और अमाउंट, मतलब ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। एक्सटेंसिव है मतलब वो चीज बहुत ब्रॉड है, वो चीज बहुत फैली हुई है, ब्रॉड है। कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ब्रॉड है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव होना मतलब बहुत ब्रॉड होना, बहुत सारे एरियाज को कवर करना। वास्ट है, वाइड रेंजिंग है, मतलब बहुत फैली हुई मात्रा में है, बहुत दूर दूर तक है। ऑपोजिट होगा तो लिमिटेड है, वो चीज रिस्ट्रिक्टेड है, नैरो है, बहुत कम है। यहाँ तो पूरे बड़ी फैली हुई है। एक्सटेंसिव रिवर अगर आप कह रहे हैं तो बहुत दूर तक नदी फैली हुई है, वो छोटू सी है, तो नाला कह देंगे हम लोग। नैरो है, स्मॉल है, कन्फाइंड है, लिमिटेड है।
तो इंडिया हैज एन एक्सटेंसिव इलेक्टोरल सिस्टम। जो हमारे इलेक्शन का जो सिस्टम है वो कैसा है, वो एक्सटेंसिव है, मतलब भाई बहुत ब्रॉड है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा। अलग अलग लेवल पे हमारे इलेक्शंस होते हैं, स्टेट्स के होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे इलेक्शंस हैं, है ना। और हमको सबको, क्योंकि हमारे बहुत सारे, लाइक अभी तो इंडिया ने सरपास कर दिया है आपकी चाइना को, तो हम मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आ चुके हैं। तो अब इस चीज को मैनेज करना कि इसमें आपका, और इसको प्रोटेक्ट करना कि कोई भी मैनिपुलेशन ना हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो, तो उन सब के लिए ये बहुत वास्ट है, राइट। बहुत बड़ा लेवल पे है, छोटू मोटू नहीं है, बहुत बड़े से है ये। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रिलायबल। एबल का मतलब उस चीज के लायक हो आप, उसके लिए कैपेबल हो आप। और रिलाय करना मतलब किसी के ऊपर भरोसा करना। किसके, कौन सा इसका वर्ब होता है, रिलाय होता है, RELY। अब हमने वाई को चेंज कर दिया आई में, तो ये बन गया रिलायबल, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अगर हम इसका रिलायंस बनाते एडजेक्टिव, रिलायंस, तो रिलायंस तो आपने जानते हैं कंपनी भी है, तो ये हो गया रिलायंस। अब जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं हमें आत्मनिर्भर होना है, तो आत्मनिर्भर को क्या बोलेंगे, सेल्फ रिलायंस। रिलायंस, अब देखो रिलायबल हो गया जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं, रिलाय वर्ब हो गया यानी कि भरोसे, भरोसा। अब भरोसा जिसपे किया जाए, और ये हो गया सेल्फ रिलायंस, मतलब सेल्फ मतलब खुद पे, और खुद पे हमें भरोसा करना है, यानी कि हमें खुद पे ही अपना डिपेंड होना है, तो यानी कि हमें इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, तो रिलाई करना मतलब किसी पे डिपेंड होना, रिलाई करना मतलब किसी पे डिपेंड होना। रिलायबल मतलब वो डिपेंडेबल है, उस पर आप निर्भर कर सकते हो। तो हम अब सेल्फ डिपेंडेबल, अब ऐसे सोचो, सेल्फ और रिलायंस का मतलब हो गया डिपेंडेंस, तो सेल्फ डिपेंडेंस यानी कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, समझ रहे हो। तो यहाँ से है हमारा ये सेल्फ रिलायंस। तो रिलायबल मतलब समवन और समथिंग दैट कैन बी ट्रस्टेड और डिपेंडेड अपॉन। मतलब भाई कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है, क्लास हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिन पे आप निर्भर कर सकते हैं, यानी वो डिपेंडेबल है, भरोसेमंद है, ट्रस्ट वर्दी है, कंसिस्टेंट है। वो वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि मौसम बदले और इंसान भी बदल गया, है ना, प्रॉब्लम आई। अब हमने कहा था कि अगर हमें किसी भी सिस्टम को चेक करना है कि वो रोबस्ट है कि नहीं है, उसको हमें अंडर प्रेशर ही चेक करना पड़ेगा कि वो वहां पे भी वैसा ही परफॉर्म करता है कि नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी हमें देखनी पड़ेगी। तो भाई पता चले हम जब तक बढ़िया कर रहे थे हमारे बथेरे दोस्त थे, लेकिन जिस दिन हमारे पैसे खत्म हो गए उस दिन हमारे सारे दोस्त चले गए, तो वो रिलायबल फ्रेंड्स नहीं थे हमारे, है ना। रिलायबल कैसा होगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, उस पे आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। ऑपोजिट क्या है, अनरिलायबल, भरोसेमंद नहीं है वो, अनडिपेंडेबल, आप उसे भरोसा नहीं कर सकते, इनकंसिस्टेंट है, अनट्रस्टवर्दी है, कभी भी पलट जाएगा। शी इज अ रिलायबल फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपकी दोस्त है। शी इज अ फ्रेंड, बट कैसी फ्रेंड है, जिसपे मैं भरोसा कर सकती हूँ, जिसपे मैं डिपेंड कर सकती हूँ। तो समझ में आया। दिस इज अ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मान लो आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई है, और जैसे न्यूज वालों तो खैर क्या ही पता करते हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, बट स्टिल हम मान के चलते हैं कि उन्होंने कहा ओके मेरे को रिलायबल सोर्स से जानकारी पता हुई है, मतलब वो सोर्स यानी कि जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो मीडियम है जहां से मुझे वो इंफॉर्मेशन मिली है, वो सोर्स कैसा है, वो रिलायबल है, मतलब हाँ वो मेरे को सही जानकारी देता है, वो गलत जानकारी नहीं देता है, तो वो कैसा सोर्स हो गया, मेरा रिलायबल सोर्स हो गया। डन।